हेलो, नमस्कार सभी को। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में हमें सारी डिटेल में जानकारी मिलेगी कि हमें क्या पढ़ना है, और प्लस मैं आपको कहूंगा कि आपको सारी जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए भी वीडियो होगा। उस वीडियो को आप जाना, चैनल में ही सर्च करना, उस वीडियो के लिए स्पेसिफिक जो वीडियो हो और उस टॉपिक के लिए जो स्पेसिफिक वीडियो हो उसको आप देख लेना। इसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपको पूरा टॉपिक कवर अप हो जाए, और उसके लिए सिर्फ इतना सा करते रहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर हो पाए तो करिए, और जहां ना समझ में आए वहां मुझे बताइए और मुझे जितना हो पाए सपोर्ट करो, जिससे कि मेरा भी एक मोरल बना रहे और मैं मेहनत करता रहूं और मैक्सिमम मेहनत करता रहूं। आपके लिए बेस्ट देने का मैं प्रयास हमेशा करूंगा। कोई भी चीज जो आपको समझ में ना आए आप मुझे बताते रहना, मैं आपको उसको और सिंपल वर्ड्स में जैसे भी हो पाएगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को। एक्चुअल में है क्या कि क्लास 12 फिजिक्स में जो शुरुआत के दो चैप्टर हैं वो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक मींस एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में है उसके बारे में जब हमें पढ़ना है तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज रेस्ट में है, ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती है कि है क्या। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी एक एटम, उसका कंपोजिशन ऐसा है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इतनी सी बात है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो, और केमिस्ट्री में भी हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, 11th में पढ़ के आए हैं कि यार इलेक्ट्रॉन्स जो है ना या चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में रहता ही नहीं, कोई ना कोई उसमें स्पिन का मोशन, स्पिन क्वांटम नंबर वगैरह पढ़े होंगे आपने, कोई ना कोई मोशन जरूर है। तो वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे वो रेस्ट में लाए जाते हैं, कैसे क्या चीजें हैं, उनको समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। और प्लस मैंने आपको एक समझाया भी, इलेक्ट्रो ही वर्ड क्यों यूज हुआ, बिकॉज अगर हम बात करें एक सिंपल से, अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, अगर हम बात करें जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और उसी के कंपैरिजन में अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन के मास की बात करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आप अंतर है। अगर इन दोनों को कंपेयर कराया जाता है तो लगभग 1836 टाइम्स बिगर है आपका प्रोटॉन। कितना बड़ा है? 1836 टाइम बिगर है। तो होता क्या है कि वो नहीं मूव करना चाहता, जैसे सेम फोर्स लगाया जाना है और एक बड़ा मास है और एक छोटा मास है। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल होता है कि एक ट्रॉली है, जैसे आप मॉल में जाते हो, उस ट्रॉली को खिसकाना है, एक बच्चे के लिए वो मुश्किल काम होगा और एक वयस्क के लिए या बड़े इंसान के लिए वो बहुत आसान काम होगा। तो ऐसे ही क्या है कि जब वो पोटेंशियल लगाया जाता है या कोई भी आपका इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो जो ये प्रोटॉन है ये इतनी आसानी से मूव नहीं करता और ये मूव कर जाता है, और वर्क इन दोनों के मूवमेंट से ही है। वर्क इन दोनों का क्या है? मूवमेंट से है। तो फिर इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। तो अगर बात करी जाए कि कितने प्रकार के चार्जेस हैं तो दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। इसको निगेटिव चार्ज कह सकते हैं आप, इसको क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोला जाता है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लेकिन अगर दोनों पे चार्ज की बात करें, दोनों पे चार्ज जो होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। मींस नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव है तो प्रोटॉन, इनके ऊपर चार्ज होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? आपकी कूलाम्ब इसकी यूनिट होती है। तो बात आती है, ठीक है, फंडामेंटल चार्जेस पता चल गया हमें कि दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, जिसमें से मूव जो करेगा हर जगह वो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हर जगह इलेक्ट्रो वर्ड आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आएगा। या अगर प्रोटॉन मूव करता तो प्रोटोनिसिटी हो सकता था, प्रोटॉनिक्स हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, जो भी है। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नाम हो रहा है। चार्ज पता चल गया। अब अगर हम और अच्छे से इनके डिटेल में जाएं तो होता क्या है कि अगर हम इनका बाई ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशन से अगर हम इनका वो निकालें कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो सॉरी ग्रेविटेशन से अगर हम इनके बीच में फोर्स निकालें तो होगा क्या कि वो फोर्स इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो वैल्यू कम आ जाती है। मतलब क्यों हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है? अगर हम इस पे जाए तो है क्या कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल है और लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपका छोटा है, इसलिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी पड़ती या कह सकते हैं इसलिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ना है कि चार्ज जब रेस्ट में होगा और बहुत छोटे जब चार्जेस हो जाते हैं तो उनका मास इफेक्टिव नहीं रह जाता, उनका चार्ज इफेक्टिव हो जाता है। इतनी सी बात को हमें दिमाग में रखना है। अब ये चार्ज क्रिएट कैसे हुई, अगर इन पे जाए कि क्रिएशन कैसे हुआ इनका, कि चार्ज क्रिएशन की अगर हम बात करेंगे तो चार्ज क्रिएशन की जो मेन अपने बुक में तरीके लिखे हैं वो 3 हैं। उनमें से पहला है बाय फ्रिक्शन और रबिंग। पहला क्या है आपका, बाय फ्रिक्शन और रबिंग। अब फ्रिक्शन क्या है, जैसे गर्मियों में, जैसे सर्दियों में हम लोग अगर अपने हाथ ठंडे हो गए तो हम क्या करते हैं, आपस में ऐसे रब करते हैं। रब करने से, एक एजिटेशन करने से एक हीट महसूस होती है। एक्चुअल में वो हीट क्यों महसूस हुई, क्योंकि नेचर का एक रूल है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन का अपोज किया जाएगा। अपोज होगा तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहता, निकलना नहीं चाहता, लेकिन उसको हीट मिलती है। उसको जब हीट मिलती है, एक्चुअल में जब ऐसे मूव करेगा, उसका एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स को रोकने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उसके कारण एक हीट डेवलप आपकी हो जाती है। एक्चुअल में हुआ वो किस कारण से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वन बॉडी टू अनदर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो मैकेनिज्म है वो भी आपकी हीट को प्रोड्यूस कर देती है। तो कुल मिला के बाय फ्रिक्शन और रबिंग हम चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं, पर इसके लिए कंडीशन ये है कि ये सिर्फ किस में होगा, इंसुलेटर्स में होगा। ये किस में होगा, इंसुलेटर्स में होगा। अब कंडक्टर के अंदर आप कितना ही उनको घिसते रहोगे तो एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होगा कि चार्ज क्रिएट हो जाएगा, उनके अंदर हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, वो गर्म हो जाएंगे। और वो आगे हम लोग आगे जब और चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उनमें ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल है उसके अंदर क्या होगा कि वो गर्म हो जाएंगे। एक वेल्डिंग का तरीका भी वही होता है। तो रबिंग क्या है कि दो कोई मटेरियल है, इंसुलेटर्स हैं, उनको आपस में अगर रब किया जाएगा तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव। पॉजिटिव आपको पता है किस पे क्रिएट होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन लाइटली मतलब टाइटली पैक्ड नहीं होंगे या टाइटली बाउंड नहीं होंगे तो वो निकल जाएंगे, दूसरे पे चले जाएंगे, और दूसरी वाली बॉडी जिसपे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिव हो जाएगा और जिससे निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक मेथड ये हुआ। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सा मेथड है बाय कंडक्शन। दूसरा बड़ा आपका क्या है, कंडक्शन की अगर हम बात करें तो बाय कंडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो है क्या कि जैसे कोई मेटल है, जैसे कोई क्या है, मेटल है, और मेटल के अंदर ही अगर हम उन दोनों को कांटेक्ट में लाएं, मतलब ऐसे समझो जैसे कोई चार्ज है, इस जैसे कोई एक चार्ज पार्ट, जैसे एक ये है, इसके ऊपर मान लेते हैं बहुत सारा चार्ज पार्टिकल हो, बहुत सारा चार्ज हो, मान लेते हैं 6 हमने पॉजिटिव चार्ज इस पे दिखा दिए। अब जैसे ये चार्जेस हैं तो हो क्या कि इसके साथ में कोई न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाए, न्यूट्रल बॉडी जिसमें कोई चार्ज ना हो, जिसमें कोई चार्ज ना हो, तो होगा क्या, जैसे ये कांटेक्ट में आएगा तो इसके आधे चार्ज मतलब हाफ चार्ज इसका ट्रांसफर होके उस पे मतलब बॉडी पे आ जाएगा, और फाइनली ये कुछ ऐसे होंगे कि इनके इसके पास भी 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे। इसको दिखाने का तरीका ऐसे होता है, और इसके पास भी फर्दर कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, 3 होंगे, क्योंकि इधर कितने चार्ज थे, 6 थे, तो इनके कारण इन्हें अलग अलग सेपरेट किया गया तो इनके पास कितने चार्ज पाए गए, हाफ चार्जेस पाए गए। तो ये मेथड आपका कंडक्शन का है, जनरली इतना पूछा नहीं जाता है आपसे, तो कंडक्शन का मेथड हमें समझ में आया। इसमें जो न्यूमेरिकल बनता है उस चीज को समझो, जो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा उसमें क्या होगा कि आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा कि यार देखो 2 चार्जेस हैं, वो आपस में मेटलिक कंडक्टर हैं, उनके एक के ऊपर चार्ज इतना है, एक न्यूट्रल है, दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया गया, आफ्टर उसके बाद सेपरेट कर दिया गया उनको, बताओ फोर्स क्या लग रहा होगा। इन ऐसे क्वेश्चंस आपके ऊपर मतलब आपसे पूछे जा सकते हैं, या कुछ और थोड़ा बहुत, बस इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा कि कंडक्शन मेथड में चार्ज जो है वो हाफ ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि ये आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल नहीं है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, ये दोनों को एक जैसा होना चाहिए। इतनी सी बात समझ में आई। थर्ड मेथड है अगर हम बात करें, थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वो होता है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन आपने घर में, सबके घर में इंडक्शन या कहीं ना कहीं हमने इंडक्शन तो देखा ही होगा। तो इंडक्शन होता क्या है, उस पर चाय बनानी है तो बन तो जाती है, लेकिन हाथ अगर उस पर रखता है तो गर्म नहीं होता है, मतलब कहीं ना कोई मैकेनिज्म तो है। तो एक्चुअली में बाय इंडक्शन होता क्या है कि चार्जेस के अंदर एक प्रॉपर्टी है, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, चार्जेस की एक प्रॉपर्टी है ये। तो कैसे वो इंडक्शन चीज वर्क करती है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना। इंडक्शन अपने घर वाला नहीं बात करते हैं, यहाँ चार्ज कैसे क्रिएट होता है उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देना। जैसे कोई एक मटेरियल है, इस पे पहले से ये न्यूट्रल है, ये पहले से क्या है, न्यूट्रल है।
अब ये अगर न्यूट्रल है और इसके ऊपर हमें चार्ज क्रिएट करना, तो हम क्या लाए, एक हैवीली चार्ज बॉडी लेके आ गए। बहुत हैवी चार्ज जैसे मान लेते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत हैवी अमाउंट में हो। अब ये हैवी अमाउंट में चार्ज है तो इसके कारण एक फील्ड होगी इसकी, और ये फील्ड इसकी इस न्यूट्रल चार्ज को क्या कर रही होगी, इन्फ्लुएंस कर रही होगी। तो होगा क्या कि इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर इधर साइड क्रिएट हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। इस बॉडी के अंदर पोलराइजेशन होगा, इधर साइड क्रिएट क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, और इधर साइड आपके क्रिएट हो जाएंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज। और इन पॉजिटिव चार्जेस को हम लोग क्या करें कि इसको ग्राउंड करा दें। इसको क्या करा दें, ग्राउंड करा दें। धरती में अगर इस चीज को लगा दो, चूंकि ये इनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर चुके हैं, भले ही कांटेक्ट नहीं है लेकिन एक बॉन्डिंग क्रिएट कर चुके हैं, तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज फ्री है, ये पॉजिटिव चार्ज फ्री है, और अर्थ एक ऐसा एक्सेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, सारा अर्थ में आ जाएगा। और होगा क्या कि फाइनली एक बॉडी क्रिएट होगी जो निगेटिवली चार्ज होगी। जो कैसी चार्ज होगी, निगेटिवली चार्ज होगी। तो इंडक्शन के मेथड से एक निगेटिव चार्ज, मतलब अपोजिट चार्जेस क्रिएट होते हैं। अपोजिट चार्ज की बॉडी, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो क्रिएट होता है। चार्ज का कोई लॉस नहीं होता, इस बॉडी के चार्ज का कोई लॉस नहीं है। अगर हम इनको फिर से समझें तो होता क्या है, इस मेथड में एक ज्यादा चार्ज का कोई लॉस नहीं है। कह सकते हो कि चार्ज एक दूसरे के पीछे ट्रांसफर हुआ, नेट चार्ज जीरो। इधर भी नेट चार्ज आपका क्या, जीरो। लेकिन अगर इधर बात करेंगे तो चार्ज क्या है, ये चीज जो चार्ज थी वो तो हो ही गई, इस पे भी एक चार्ज आपका क्रिएट हुआ, इस पे भी एक चार्ज क्या हुआ, क्रिएट हुआ। हालांकि नेट चार्ज की बात करेंगे तो नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है चार्जेस की, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये तीन मेथड समझ में आए। हाउएवर इसके अलावा भी मेथड हैं जिनमें आप चार्जेस को क्रिएट कर सकते हो, पर वो अपने सिलेबस के नहीं है। जैसे रेडियो एक्टिविटी वगैरह है, जो एटम की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, तो उससे भी चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स आप सुनोगे तो वो भी चार्ज पार्टिकल है, वो भी चार्जेस का क्रिएशन ही है। तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान वो होते हैं, पर उनको हमें अपने सिलेबस में पढ़ना नहीं है, अपनी जानकारी के लिए समझ लिया। अब क्या है कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, अगर हम इन चार्जेस क्रिएट कर लिए तो अब प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टीज क्या है, चार्जेस होते कैसे हैं, या चार्जेस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो देखो ऐसा समझना कि पहला अगर हम बात करें तो पहला होता है एडिटिविटी। पहला क्या होता है आपका, एडिटिविटी। अब एडिटिविटी क्या है, अगर उस चीज को समझें, एडिटिविटी का मतलब यार इनको अगर हम जोड़ना चाहें, कोई भी चार्जेस हैं, कितने भी चार्जेस अगर हम उनको जोड़ना चाहते हैं तो वो एज इट इज जोड़े जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां कहीं बहुत सारे जैसे चार्जेस हो, 6 कूलाम हो, कहीं -4 कूलाम हो, कहीं 5 कूलाम चार्ज हो, -7 कूलाम प्लस का चार्ज हो, या 8 कूलाम, ऐसे चार्ज बहुत सारे रखे हुए मान लेते हैं। अब ये चार्जेस अगर रखे हुए हैं और आपको है कि ये एक बॉडी पे रखे हुए, किस पे रखे हुए, एक बॉडी है कोई, उस पे ये रखे हुए, तो आपसे कहा जाए नेट चार्ज बताओ इस बॉडी पे क्या होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, जोड़ लेना। नेगेटिव वाले नेगेटिव जोड़ लो, 5 4 9 ये हो गया, अर्थात 15 6 21 हुए। 21 में से 9 जाएंगे, मतलब आपके 12 कूलाम्ब चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे पाया जाएगा। यही नेचर इसका कहलाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। उसमें आपको अगर पेपर में करना है तो Q1 Q2 Q3 ऐसे करके दिखा देना, और उनको बता देना कि आप मान लेते हैं अगर 5 चार्जेस हैं तो Q1 Q2 Q3 जितने भी हैं एंड Qn तक भी अगर आपको लिखना है, उन सब का सम क्या होगा, वो उन सबको आप जोड़ सकते हो, वो नेट चार्ज के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, नेट चार्ज Q के बराबर होगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी इनकी आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बाद, दूसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी इनकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी इसी से निकलती है, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो क्वांटाइजेशन या क्वांटा वर्ड है क्या, उस चीज को समझने का प्रयास करो। देखो होता क्या है कि जैसे आपने देखे वो चिप्स सबने खरीदे हैं कि नहीं खरीदे, अंकल चिप्स वगैरह आप लोग खाते ही होंगे, तो उनमें क्या है एक फिक्स्ड अमाउंट का मटेरियल भरा होता है। आप चाहे जितने ले लो सबका वेट सेम निकलेगा, ऐसा कुछ देखा। तो वो जो वेट सेम है मींस फिक्स्ड चीज है उसके अंदर, और जब भी फिक्स्ड चीज की बात आ जाए तो वो क्वांटा की तरह यूज किया जाता है। उस जगह क्या यूज किया जाता है कि वो क्वांटा है। तो अब क्वांटा ऐसे ही लाइट के पार्टिकल्स के फॉर्म में, अभी आप समझोगे कि लाइट के पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो E=h होती है, वो एक क्वांटा बोला जाता है, एक फोटोन बोला जाता है, उसके पास उतनी एनर्जी होती है। ऐसे ही चार्जेस की अगर हम बात करें तो चार्ज चाहे जितना बड़ा हो, जितना बड़ा भी चार्ज हो, उसका कोई अमाउंट ऑफ चार्ज हो, उस चार्ज में क्या होगा कि वो जो
टोटल चार्ज होगा, अगर उसको हम 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कराएंगे तो एक इंटीजर डिजिट मिलेगी। एक ऑलवेज कौन सी डिजिट मिलेगी हमें? इंटीजर डिजिट मिलेगी। उसी को ऐसा बोला जाएगा, चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उसका इंटीजर मल्टीपल आएगा। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE बोला जाता है। Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं उसी को, प्लस माइनस NE। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। प्लस आएगा मींस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लियर? अब समझना, दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी की अगर हम बात करें, तीसरी होती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरी क्या होती है आपकी? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या? देखो यार, अभी जब शुरुआत में रबिंग और फ्रिक्शन वो शब्द किए थे तो उसमें क्या था कि जितना चार्ज यहां से ट्रांसफर इस पे हुआ होगा उतना ही मतलब इसका जितना कम हुआ होगा उतना इस पे आया होगा। टोटल चार्ज क्या होगा? फिक्स होगा कि नहीं होगा? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज वैलिड है। वहां भी अर्थ में जो चला गया होगा, टोटल अगर देखा जाएगा चार्ज तो कांस्टेंट ही होगा ना, चार्ज कहीं बदल तो नहीं गया होगा। तो ऐसा कहा जाता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन ये चेंज नहीं किया, मतलब क्रिएट किए जा सकते हैं चार्जेस को, बट टोटल चार्ज जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। इसको कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक और प्रॉपर्टी होती है इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज, हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं है इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? जैसे यार ये सुना था कि मास जो है, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, उसमें क्या था कि मास जो है ना आपका, मास ट्रांसफरेबल है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हमने सुना है। उसी को रिलेटिविटी की इक्वेशन भी कही गई थी कि अगर बहुत तेज स्पीड से मास को एक्सेलरेट करा दिया जाए, अगर उसकी स्पीड कहीं ना कहीं 3 × 10⁸ के आसपास आ जाए तो उसका मास तो खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसी चीज को चार्ज में जब एप्लीकेबल कराया गया, क्योंकि ये रिजेंबल करता है आपका पूरा, जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो ग्रेविटेशन से रिजेंबल कराई गई है। तो होता क्या है कि चार्ज कभी भी किसी भी बॉडी के अंदर है, उसको चाहे जितना भी आप एक्सेलरेट करा लो, चाहे जितना रेस्ट में रख लो, चार्ज कभी चेंज नहीं होता। इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप स्पीड बढ़ा लो चाहे घटा लो। इतनी सी बात समझ में आई? तो ये थी आपकी 4 प्रॉपर्टीज चार्जेस की। उसके बाद जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके इस टॉपिक से पूछा जाता है, वो होता है आपका कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ है क्या, उस चीज को समझने का प्रयास करें अगर, तो एक्चुअल में पाया क्या, कूलाम्स ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये पाया कि देखो यार, कोई भी दो चार्जेस हो, कोई भी दो चार्जेस, ये होने कैसे चाहिए? पॉइंट चार्जेस। कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। बड़े चार्जेस होंगे तो ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है। कोई भी दो चार्जेस है, मान लेते हैं यहाँ Q1 चार्ज है और यहाँ क्या चार्ज है आपका? Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर R है, इनका सेपरेशन अगर R है, तो कहा यह गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्योंकि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करते हैं ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा कुछ लिखा जाता है उसको, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसी में अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं K, और ये वैल्यू हो जाती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फर्दर अगर हम इसी में बात करें कि K की वैल्यू क्या होती है, तो अगर हम K की वैल्यू पूछें तो K इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। अब अगर अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कमेंट कर सभी लोग करेंगे कि ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी। K की यूनिट आपको निकालनी है, निकालने का तरीका क्या होगा? ये इसके पास ले आना, ये यहां नीचे ले आना, जो आए यूनिट यहां बताना। मुझे सभी लोग कमेंट करेंगे इस चीज के लिए, जितने भी लोग यहां तक वीडियो देख लेंगे वो कमेंट जरूर कर देना आपकी ये यूनिट होगी, ठीक है ना? इतनी सी मेहनत आप भी करो थोड़ी सी। अब अगर हम बात करें तो ये तो हो गया कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ को और बढ़िया अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या? कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ में ही एक चीज और है कि अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखवाना हो, क्या लिखवाना हो इसका? वेक्टर फॉर्म। देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसे लिखेंगे फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू, वैसे तो सिंपल, अभी 1 2 नहीं लिख रहा हूं लेकिन सिंपल तरीका बता देता हूं जिससे कि आप कभी गलत करके नहीं आओगे। Q1 लिखा, यहां Q2 लिखा, यहां R
आर स्क्वायर की जगह यहां आर क्यूब लिखो और यहां यूज कर लो आर कैप, और क्या करो यहां पे नहीं, एक चीज करना, आर क्यूब लिखो तो यहां आर वेक्टर लगाना, और अगर अगर आर स्क्वायर लिखना है, अगर आपका मन करे तो यहां आर स्क्वायर लिखना और यहां आर कैप लिखना, आर कैप लिखना, समझना, यहां आर कैप लिखना। अगर यहां 1 2 लिखा है तो आप यहां 1 2 लिख देना, और अगर यहां क्यूब चढ़ाना है तो फिर यहां वेक्टर लगाना सेम, फिर यहां भी वेक्टर लगाना और वहां भी वेक्टर लगा देना। इतना सा पार्ट है। अगर यहां 2 1 लिखना तो वहां भी क्या लिख देना, 2 1 लिख देना। ये होता है कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म। प्लस कूलाम लॉ जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि कितने भी फोर्सेस हों, कई सारे चार्जेस हों, उनके कारण इंडिविजुअल जो फोर्सेस हैं, अगर टोटल फोर्स निकालना है किसी एक पार्टिकल पे तो सबका क्या कर लो आप, सम कर लोगे, वो आंसर आपका होगा। क्लियर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहीं भी आ जाए, वैसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है, तो आप क्या करोगे, कहीं भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, सीधा कह देना टोटल सम जो होगा ना वो पूरी क्वांटिटी के बारे में बता रहा होगा। इंडिविजुअल आपको ना, इंडिविजुअल सबको देख लो और टोटल क्वांटिटी के बराबर वो होगा। क्लियर हुआ। यहां तक बात समझ में आई। कूलाम्ब लॉ के बाद अगर हम बात करेंगे, कूलाम्ब लॉ के बाद बात करी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कूलाम्ब लॉ के बाद किसकी बात करी जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले प्रॉपर्टीज को समझते हैं। देखो होता क्या है कि देखो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक कोई नेगेटिव चार्ज है, समझना, एक कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक कोई क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर को निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कहां को निकलती हैं, बाहर को, रेडियली आउटवर्ड। वर्ड क्या यूज होता है, ये रेडियली आउटवर्ड जाती हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए कहें तो ये होती हैं रेडियली इनवर्ड। ये कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड। क्लियर हुई। अब या ऐसे कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनिशिएट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती हैं कहां पे, नेगेटिव चार्ज पे। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये पॉजिटिव से शुरू होके इन्फिनिटी पे खत्म होंगी और ये इन्फिनिटी से शुरू होके नेगेटिव पे खत्म। क्लियर। इन्फिनिटी से शुरू होके नेगेटिव पे खत्म, ये पॉजिटिव से शुरू होके इन्फिनिटी पे खत्म। ऐसा कुछ एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लो। अब अगर डाइपोल है तो डाइपोल में ये चीज पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्टली चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज और हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, सुनना इस चीज को, कि ये बताओ, अच्छा 2 3 चीजें और क्या है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं इसको, क्योंकि टाइम उतना ही है अपने पास, तो शॉर्ट में सुनना इस चीज कि यार प्रॉपर्टीज जो है उनमें से कि अगर ये क्राउडेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्राउडेड है अगर, तो फील्ड होती है स्ट्रॉन्गर। फील्ड कैसी होती है, स्ट्रॉन्गर फील्ड होती है। अगर ये रेरिफाइड है तो ये फील्ड कैसी होती है, वीकर होती है। एक बात समझ में आई, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, डू नॉट इंटरसेक्ट। ये एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शंस एंड और 2 डायरेक्शन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को भी याद रखना। क्राउडेड है तो स्ट्रॉन्गर है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और फिर पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हुई ये। और फिर क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, उस चीज को ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, वैसे तो क्यू अकेला लिखा जाना चाहिए, क्यू अकेला लिखाना चाहिए। ये होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्रॉपर्टीज में ही बढ़ाना है तो क्या बढ़ा लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि फोर्स अपॉन क्यू, क्यू आपका स्केलर है, चार्ज आपका कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको फॉर्मूला होता है। फिर ऐसे ही आपको एक डेरिवेशन आता है छोटा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर उसकी बात करी जाएगी तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई पॉइंट चार्ज उसके आसपास अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर उसको हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यार इधर एक हमने क्या ले लिया, मान लेते हैं यहाँ एक सेंटर है इसका, इधर एक क्यू नॉट चार्ज ले लिया। कैसा चार्ज ले लिया, क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज, ये टोटल चार्ज क्या है, क्यू। टेस्ट चार्ज क्यों लिया, या टेस्ट चार्ज क्या होता है उसको एक सिंपल भाषा में समझ लो। टेस्ट चार्ज आर दोज चार्जेस जिनकी खुद की कोई फील्ड नहीं है, बस वो दूसरे की इन्फ्लुएंस बता देते हैं। उनका काम है, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, दूसरे की चीजें बता दो। ठीक है ना। तो ऐसे ही आप समझ सकते हो कौन कौन है वो टेस्ट चार्ज। 2-2 3-3 घंटे ट्रेनिंग चलती है जिनकी, समझना। तो क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज इसकी इन्फ्लुएंस बताएगा, इस सेंटर की क्या बताएगा, इन्फ्लुएंस
बताएगा। तो हम क्या करेंगे कि सिंस अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स होगा आपका के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएगी अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताएगा, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। सो क्या बनेगा बताना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फॉर्मूला बनेगा, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट चला जाएगा और ये बचेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतना सा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है। जो मेन डेरिवेशंस हैं उन पे आते हैं। मैं डेरिवेशंस पूरे नहीं कराऊंगा लेकिन मैं आपको समझा पूरा दूंगा कि कैसे आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको फिर वही वीडियो जो मैंने दे रखे हैं उनको आप देखना। फिर होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। फिर किसकी बात करी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। उसके लिए पहले डाइपोल भी समझना होगा, लेकिन मैं पहले इस चीज को समझाता हूं। समझना, कोई भी डाइपोल होता क्या है उस चीज को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ऐसे समझो कि कोई चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है Q। वैसे तो जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो आप ऐसे निगेटिव चार्ज और ऐसे अगर सेपरेट कर दिया गया, यहां भी एक आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या चार्ज है आपका, एक पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। तो क्या करोगे कि तो फिर क्या करोगे आप कि इनके बीच में एक डिस्टेंस ले लोगे। ये मान लेते हैं ये क्या है आपका, इनका सेंटर है। ये सेंटर है तो इन डिस्टेंस को ए ले लिया जाता है, इस डिस्टेंस को भी क्या ले लिया जाता है, ए ले लिया जाता है। अब दो प्रकार के डेरिवेशंस होते हैं, एक एक्सियल लाइन के लिए और एक इक्वाटोरियल लाइन के लिए। मैं दोनों की हिंट कर देता हूं आपको आ जाएगा, नहीं आए तो इन पे जो वीडियोस पड़े हैं उनको आप देखने का प्रयास करना। ध्यान देना, ऐसे कोई अगर ऐसे लाइन है, स्ट्रेट लाइन इसी के अलोंग, और यहां कोई एक पॉइंट ले लिया गया P, यहां कोई एक पॉइंट क्या ले लिया P, और आपसे कहा गया इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे कि एक डिस्टेंस एज्यूम करोगे, यहां से लेके यहां तक की मान लेते हैं x डिस्टेंस आपने ले ली, यहां तक की डिस्टेंस क्या ले ली x। तो अगर माइनस q से डिस्टेंस उसी को देखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी x प्लस ए। डिस्टेंस क्या हो जाएगी x प्लस ए। और अगर इधर की देखेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x माइनस ए। x माइनस ए ये डिस्टेंस हो जाएगी। इन डिस्टेंसेस के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको ये वाला पता है, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जहां जहां ये r लिखा है वहां वो डिस्टेंस लिखनी है, तो ऐसे ही E माइनस क्यू लिखोगे, E प्लस क्यू लिखोगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है। तो E इक्वल्स टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, दोनों को रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। सेम काम जब आपको इक्वाटोरियल लाइन के लिए करना होगा, तो जैसे ये डाइपोल होगा, समझना, जैसे ये डाइपोल होगा तो डाइपोल के बाद एक इनके सेंटर से एक पॉइंट ले लिया जाएगा यहां कहीं। इक्वाटोरियल लाइन ऐसी कोई एक लाइन होगी, इक्वाटोरियल लाइन क्या होगी, ऐसी कोई एक लाइन जो इनको बीच से बाइसेक्ट कर रही होगी। उस पॉइंट के लिए निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इनको आपस में कनेक्ट करा लेंगे, इसको भी कनेक्ट करा लेंगे। और ये डिस्टेंसेस आपकी अभी बताई थी मैंने कि ये डिस्टेंसेस ए ले लेंगे, ये डिस्टेंस ए ले लेंगे। इस डिस्टेंस को x लिया जाता है, जो पॉइंट P तक होती है उस डिस्टेंस को x लोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर दोनों के लिए रखोगे, फिर से आपका सेम आंसर आ जाएगा। एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों के लिए जब रखोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इनके अलावा एक डेरिवेशन कभी कभी आया हुआ है कि एनी पॉइंट के लिए क्या करेंगे कि हम डाइपोल की डायरेक्शन इस पॉइंट के मतलब डाइपोल के साथ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को निकालेंगे, तब ये निकल के आ जाती है। उसका भी डेरिवेशन आपका पड़ा हुआ है, हालांकि वो सिलेबस का नहीं है, तो आपको इतना तैयार कर लेना चाहिए। तो Q इंटू 2a, जो P इक्वल्स टू, जो मेन चीज होती है डाइपोल की वो याद रखनी होती है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, डाइपोल मूवमेंट जिसको बोलते हैं, डाइपोल की ताकत जिसको बोलते हैं, इसका भी आपको इन डेरिवेशंस में याद रखना होता है, क्योंकि लास्ट में जब डेरिवेशन आएगा उस दौरान आपको वो चीज लिखनी पड़ेगी। तो कुल मिला के समझ में आया कि हमें कैसे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखेंगे, दोनों डेरिवेशंस आपके आ जाते हैं। अब अगर डाइपोल की बात कर लें थोड़ी सी कि डाइपोल क्या होता है, यही अगर बात करें कि डाइपोल क्या होता है, अगर ये आपसे पूछे तो डाई मींस दो और पोल मतलब दो अलग अलग कोई चीजें हों। तो जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर अलग अलग रखे हैं तो वो पोल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पोल। तो है क्या कि अगर उनको जैसे कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उनको एक सेपरेशन के साथ सेपरेट किया जाए, देन दे फॉर्म अ डाइपोल।
अब चूंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने पॉइंट चार्जेस, तो ये बहुत छोटा सा सेपरेशन होता है। सेपरेशन क्या होता है? बहुत छोटा सा। अब आप इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाओगे तो बहुत छोटी सी डिस्टेंसेस होती हैं, तो उन डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में अगर हम उन डाइपोल के कारण ये जो पॉइंट लेते हैं ना, ये पॉइंट हो जाता है बहुत दूर। तभी जो कंडीशंस आप लास्ट में सब में निकालोगे उसमें क्या कहोगे कि x इज वेरी मच ग्रेटर देन a, और x जब बहुत बड़ा है a से, तो क्या होगा कि फिर इसको हम a को इग्नोर कर सकते हैं, x ही वहां पार्ट करेगा, ऐसा कुछ यूज कर लेते हैं। तो डाइपोल के केस में क्या होता है कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनको अगर हमने सेपरेट कर दिया किसी एक डिस्टेंस 2a से, 2a से ही क्यों करते हैं? क्योंकि इनका सेंटर माना जाता है इन दोनों के बीच में, जो ओरिजिन होती है ना, और सारी डिस्टेंसेस डाइपोल की नापी जाती हैं इसी से। इसका डाइपोल मूवमेंट होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? Q इंटू 2a। और इफेक्टिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा लिया जाएगा। इफेक्टिव चार्ज हमेशा कौन सा लिया जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जबकि होते दोनों एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्लियर है? इतनी सी बातें दिमाग में आएंगी कि डाइपोल की डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उस चीज को आप याद में रखोगे। अब डाइपोल जब आ जाए तो इन्हीं के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी और निकल के आती है, और वो होती है आपकी P क्रॉस E। डाइपोल के कारण U एक निकल के आती है, वो होती है P क्रॉस E या माइनस P क्रॉस E। एक ये फॉर्मूला होता है, इसी को आप लिख लेते हैं माइनस PE साइन थीटा। और फर्दर अगर इंटीग्रेट वगैरह करता है तो एक PE cos थीटा टर्म में भी टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आता है। किसका फॉर्मूला निकल के आता है? टॉर्क का एक फॉर्मूला निकल के आता है। तो टॉर्क भी यही हमें पढ़ लेना चाहिए कि टॉर्क का फॉर्मूला टॉ इक्वल्स टू P क्रॉस E होता है। यार अच्छा, रुक जाओ, इसको काट दूंगा। समझना। फिर इसको फर्दर अगर हम इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो P इक्वल्स टू ये है, फिर टॉर्क के फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। टॉर्क बराबर P क्रॉस E होता है आपका। फिर उसी से एक इंटरनल एनर्जी का आपका एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है, उसके लिए भी आपको पढ़ लेना चाहिए। PE cos थीटा के टर्म में वो फॉर्मूला आता है, इसको आपको याद कर लेना। टॉर्क क्यों जनरेट होता है? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल है उसके बीच में एंगल बनेगा तो एक टॉर्क जनरेट होता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता है, पर आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अगर इसी क्रम में आगे हम बात करें तो 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उनके बारे में और बात कर लेते हैं कि वो क्या होते हैं। अगर इसको मैं हटा दूं तो होता क्या है कि 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन पाए गए बॉडीज के ऊपर चार्ज के। जैसे कहीं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात हो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, उसको और समझने का प्रयास करें। अगर हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट है, देखो कोई भी अगर लीनियरली चार्ज बॉडी है, इनफाइनाइट लेंथ की हो सकती है, और इसके ऊपर मान लेते हैं क्या चार्ज है? पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है। पूरे पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज हमने हर जगह दिखा दिया। क्लियर? इस बॉडी पे कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है पूरे पे, और ये इनफाइनाइट लेंथ की है। तो ये कहा गया कि इसकी लेंथ अगर L है, इस पे चार्ज टोटल मान लेते हैं Q है, और इसकी लेंथ L है, तो कहा यह गया कि इसको कहेंगे चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है लैम्डा से, और लैम्डा क्या होगा? आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसी को ऐसा लिखा जा सकता है या स्मॉल q अपॉन l करके आप लिख सकते हो। लैम्डा जो है वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चीज में याद ये रखना है कि ये बॉडी सिर्फ इतनी पतली है कि इसका डायमीटर इफेक्टिव नहीं है, और ये एक पतला वायर है, बहुत पतला सा, बहुत लंबा सा वायर है। इतना सा आपको याद रखना होगा। अगर दूसरे प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो होता है आपका क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन और बताऊंगा आपको। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, दोनों वर्ड यूज होते हैं। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यार? देखो, सरफेस उसको ही बोलेंगे आप जिसके पास वॉल्यूम ना हो। जिसके पास क्या ना हो? वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। जैसे एक बहुत पतला सा पेज ले लें आप अपनी कॉपी का, उसका भी वॉल्यूम है वैसे तो, पर आप ऐसा समझ लो वो बहुत पतला है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे पॉलीथीन आती है ना, ऐसे पतला सा है कागज, और उसके ऊपर कोई चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ऐसे अगर कोई चीज बना ली जाए, इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है आपका, ऐसे बहुत सारा चार्ज है अगर उस पे,
तो हम लोग कहेंगे कि ये चार्ज जो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि ये मेटल शीट ले लेंगे हम लोग, तो उसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, और वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। वो क्या होता है आपका सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरा पार्ट होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा मैं अलग बता दूं आपको। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकता है इसी को, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखे दे रहा हूं मैं। इसको डिनोट किया जाता है रो से। इसको डिनोट किससे किया जाता है? रो से। समझना इस चीज को, ये है क्या। अगर इस चीज को समझना है ना, दिमाग में ही रखना। देखो पहले केस में क्या था कि चार्ज लीनियरली है, दूसरे में सरफेस है, सरफेस का वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, तीसरे में यार कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूमेट्रिक चीज है, उसकी पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज होता है। देखो वॉल्यूमेट्रिक चीज में भी चार्ज कहां होता है? सरफेस के। पर वहां एक से ज्यादा सरफेसेस होती हैं तो उनका सरफेस एरिया निकल के आता है। क्या निकल के आता है? सरफेस एरिया। बट वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, वो कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं किसी सिलेंडर के ऊपर है, किसी स्फीयर के ऊपर है, किसी भी चीज के ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसी चीज को अगर हम लोग लिखेंगे तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाएगा आपका? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है बट पूछा ऐसे नहीं जाता, बट यूज होता है आपका गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है उनमें इसको यूज किया जाता है। अब अगर फर्दर आगे हम लोग बात करें तो इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज क्या है आपकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको डिनोट किया जाता है फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाता है? फाई। इसको ऐसा ना बना के यार ऐसा बनाना, ऐसे और ऐसे काट देना, ये मैं जल्दी में बनाता हूं इस चीज को। ये है आपका फाई, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही और सिंबल अच्छा लिखना है तो यहां छोटा सा ई और बना लेते हैं, जिससे ये कहलाए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होते हैं और कई प्रकार के फ्लक्स हो सकते हैं। समझना, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी गई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, एक बार में अगर याद करना है इस चीज को तो ऐसे समझना है, जैसे ये कोई सरफेस है, इस पे बहुत सारा चार्ज है, इस पे बहुत सारा क्या है? चार्ज है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे परपेंडिकुलर पास हो रही होंगी वो आपकी फ्लक्स बनाएंगी, उसके अलावा सारी बेकार है। मतलब इस सरफेस पे चार्ज है, इस चार्ज से जितनी मतलब इस सरफेस से चार्ज तो है अलग बात है, पर इस सरफेस से जो इसका एरिया है, देखो सरफेस का एक एरिया होता है, जैसे ये सरफेस इसका क्या होगा? एक अप साइड एक डाउन साइड, तो ये एरिया है। एरिया की जो डायरेक्शन है उसी के अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अच्छा वर्ड क्या कह रहे हैं कि एरिया के साथ अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स बनाती है, अदरवाइज वो फ्लक्स नहीं बनाती। तो इसी के लिए फॉर्मूला यूज होता है फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए या ई इंटू ए। क्या फॉर्मूला यूज होता है? फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी आपकी, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये आपका क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी को हम कह सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इसी को क्या कह सकते हैं? ई ए कॉस थीटा। फाई ई इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। बट अगर हम इंटीग्रल के बारे में बात करें कि इंटीग्रल फॉर्म में अगर हमें इसे लिखना है तो इसी को लिखा जाता है फाई इज इक्वल्स टू या डी फाई इज इक्वल्स टू। अगर हम लिखें छोटा सा फ्लक्स अगर निकाल रहे तो डी फाई इक्वल्स टू हो जाता है, इसी को लिखा जाता है ई इंटू इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए। इसी क्या लिखा? ई इंटू डी ए लिखा जाता है। या कहीं कहीं इसी बुक को डी ए को डी एस लिखा मिल सकता है, क्योंकि वो सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो डी एस नाम से डिनोट कर देता है, पर ये दोनों सेम होते हैं। तो इधर ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स है, या कह सकते हो कि ये भी क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है। इन चीजों को निकाल सकते हो। डी फाई इक्वल्स टू आप क्या कह सकते हो? इंटीग्रल ऑफ डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए। ये आपका किसको डिनोट करता है? फ्लक्स को डिनोट करता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ तो यहां एस बनेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। ये चीज जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स जब समझ में आ जाए, फ्लक्स बेसिकली है क्या यार? इतनी सी बात है कि ये सरफेस है, इस सरफेस के जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं वो सब क्या है? इस सरफेस के, ना कि एरिया के। एरिया के तो पैरेलल है, सरफेस का एरिया होता है परपेंडिकुलर, सरफेस का एरिया होता है परपेंडिकुलर, तो एरिया के पैरेलल बोलो या सरफेस के परपेंडिकुलर बोलो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बनाती हैं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का वो है गॉस लॉ। उसी फ्लक्स को निकालने के लिए एक गॉस साहब थे,
उन्होंने आपको एक लॉ दिया, उन्होंने एक लॉ बताया। और एक्चुअल में गॉस लॉ वैलिड कहां कहां है अगर हम उसकी बात करेंगे तो देखो, सिमेट्रिकल सर्फेसेस होनी चाहिए, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और चार्ज उसके अंदर अगर रिसाइड कर रहा है तो ही फ्लक्स निकलता है, अदरवाइज फ्लक्स आता है जीरो। या क्या चीजें होती हैं उनको जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने कहा था, इनका स्टेटमेंट जो था उसको ऐसे ही लिखना, क्योंकि मैं स्टेटमेंट इसलिए लिखे देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये तो लिख ही लोगे आप, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface, उस चार्ज के द्वारा कितना, उस सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इंक्लोज किया गया है, ये इस पे डिपेंड करता है। और इसी को लिखा जाता है फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू, कौन सा वाला, इनसाइड वाला, इनक्लोज लिखा है तो क्यू कौन सा, इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला है गॉस लॉ का। ये किसका फॉर्मूला है आपका, गॉस लॉ में आपको ये दो चीजें लिखनी चाहिए। फिर होता क्या है कि गॉस लॉ के एप्लीकेशंस हैं, फिर गॉस लॉ के क्या हैं, एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस कहां है, एप्लीकेशंस का मतलब होता है कहां यूज किया जाएगा। एप्लीकेशंस का मतलब क्या है कि इसका कहां यूज किया जाएगा। एप्लीकेशंस में क्या है उस चीज को समझाता हूं, आप लोग उनको देखोगे, नहीं तो उनके डिटेल्ड वीडियो देखोगे। उनको क्या देखोगे आप, डिटेल्ड वीडियो जरूरी है आपके लिए देखना, अदरवाइज वो नहीं आएगा, क्योंकि मैं जिसमें आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। पर जिन लोगों को वो डिटेल्ड वीडियो जो लोग देख चुके हैं उनके लिए आसान बनेगा। पहला जो पार्ट है उसमें अगर चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब कोई ऐसे अगर एक चार्ज पार्टिकल, जैसे अभी बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसमें चार्ज अगर पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे मान लेते हैं पूरे पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपसे कहा जाए कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो करोगे क्या कि सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। अब ये अगर लीनियर है तो इससे सिलेंड्रिकल एक गॉसियन सरफेस बनेगी। कैसी बनेगी, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना। उस गॉसियन सरफेस की एक डिस्टेंस होगी, इस सेंटर से एक डिस्टेंस होगी r। तो आप जैसे ही वो एक डेरिवेशन करोगे उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के, सॉरी इसी की मदद से फ्लक्स की वैल्यू निकल आएगी, और फ्लक्स की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। इससे किसकी वैल्यू निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकल के आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी वो लैम्डा के टर्म में होगी। किसके टर्म में होगी, लैम्डा के टर्म में। फिर ऐसे ही अगर सेकंड की बात करी जाए, वो जो होगी उसको कमेंट करना आप लोग, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं उसका मेरा रीजन है, लैम्डा अपॉन कुछ आएगा आपका, ठीक है ना, उस चीज को देखना। फिर अगला क्या है, सेकंड वाले की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है सरफेस वाला कि सरफेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या है, सरफेस में फिर आप क्या लोगे, एक ऐसी सरफेस लोगे, है ना, एक ऐसी सरफेस लेंगे, इस पे चार्ज पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। इस पे क्या कराया जाएगा, चार्ज पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कराओगे। और जब चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो करोगे क्या कि उस सरफेस से पास होता हुआ, अगर इसको 3D ले लो तो इससे ऐसे पास होता हुआ एक कोई आप रेक्टेंगुलर ले लेना, चाहे सिलेंड्रिकल ले लेना, दोनों ही कंडीशन में आपका डेरिवेशन आ जाएगा, क्योंकि वो चीज कट जाती है, आपस में क्या होती है, कट जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में फिर से एक फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं बताना था, तो सिग्मा अपॉन कुछ एक वर्ड आएगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दो सरफेसेस है, एक इस तरफ की सरफेस और एक उस तरफ की सरफेस है, तो इसलिए वो 2 एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, मतलब एक सरफेस के लिए आएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो होंगी तो फिर अगर यही आपका आगे चल के यूज होगा कैपेसिटर वाले में, जब यहां एक प्लेट होगी और एक यहां प्लेट होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या वैल्यू लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वहां कैपेसिटेंस निकल के आता, वो इसी का एप्लीकेशन यूज किया जाता है। तो सरफेस वाला भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि मैंने क्या बताया है, वीडियो पे जाओ, वीडियो को देखो और फिर आपका आ जाएगा। अगर थर्ड फर्दर बात करें तो एक होता है वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम में स्फेरिकल सेल वाला,
एक और क्या होता है स्फेरिकल शेल का, और स्फेरिकल सेल के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें ध्यान ये रखना होता है कोई एक सेल है उस पे चार्ज पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर करते क्या है कि एक पॉइंट इनसाइड ले लेते हैं, एक पॉइंट सरफेस पे ले लेते हैं और एक पॉइंट कहां लेते हैं, बाहर लेते हैं। तीनों के लिए वैल्यूज को निकालने का प्रयास करते हैं और इजीली वो वैल्यूज आ जाती हैं। डिस्टेंसेस को अलग रखते हैं, एक को एक डिस्टेंस या आर कैपिटल वाली ले लेते हैं, वो स्मॉल वाली ले लेते हैं और सारी वैल्यूज आपकी निकल के आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। इसी का एक ग्राफ और है, इसी का एक ग्राफ है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। ग्राफ में क्या होगा कि इस वाले का ही ग्राफ है, बाहर से अंदर को आते आते फील्ड क्या है, फिर अंदर आते आते फील्ड क्या है, उनके लिए ग्राफ है, उसको आपको देख लेना चाहिए। इतना सा आपको अगर आपने देख लिया तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा पोर्शंस जो और हो सकते थे अगर उनकी हम बात करें तो एक रिंग के कारण एक डेरिवेशन मैंने आपको कराया, उसको अगर आपने तैयार कर लिया तो कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। प्लस इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं पूरे चैप्टर में, ऐसा नहीं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे नहीं है पर हैं न्यूमेरिकल्स, उनको भी आपको ट्राई करना चाहिए। तो अभी आप इसको एक बार पढ़ो, फिर अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इसी के साथ इस पे बेस्ड कम से कम 50 न्यूमेरिकल्स आपको दे दूंगा एक लिंक के थ्रू। अगर वो रहेगा तो आप कमेंट जरूर करना कि हाँ सर मुझे वो न्यूमेरिकल वाली लिंक दे दो, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? और इसमें जो ना समझ में आया हो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए। थैंक यू।